श्रवण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक लंबे अंतराल के बाद लंबी छुट्टियां जी आपकी और आप जी वापस आ गए हैं। ये हमारे लिए और दर्शकों के लिए भी एक अच्छी खबर है। जी 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 तो मेरा पहला सवाल ये है कि ट्रंप को तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, पिछले 8-10 सालों से सुनते आ रहे हैं, और चुनाव जीतने के बाद उन्होंने क्या कहा, क्या करेंगे, ये भी सुनते आ रहे थे। लेकिन पिछले एक हफ्ते में व्हाइट हाउस में पहुंचने के बाद से उन्होंने जो जो किया है, उससे आप क्या संकेत निकाल रहे हैं अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए? देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे जो अमेरिका को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ। ट्रम्प ने जो पहले दिन कहा और जो कल कहा अमेरिका में, या कल तक का जो घटनाक्रम है, हम उसमें एक, जिसको कहते हैं ना, टोनिंग डाउन, एक थोड़ा सा अ, ढलान देख रहे हैं उनके एक्शंस में। एक कॉम्प्रोमाइज की ध्वनि पश्चात हम नजर आ रही है हमको उनके एक्शंस में, किन क्योंकि किन वजहों से दिख रही है? किन वजहों से? क्योंकि उन्होंने अप्रवासियों को डिपोर्ट करने का काम उसी बिल्कुल अंदाज में हथकड़ियां, बेड़ियां, चैन पहनाकर शुरू कर दिया है। देखिए, ट्रम्प जो करना चाहते हैं उसको कई टुकड़ों में देखना पड़ेगा। एक तो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो अनडॉक्यूमेंटेड, जिनको कहा गया है, वो करीबन 11 लाख के करीब हैं वहाँ। और एक जो अनुमान है उसमें तो ये है कि अ, अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की संख्या भी कोई 5 लाख से ऊपर बताई जाती है। वो उनका जो पूरा निशाना है, वो जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुकेश जी, वो बेसिकली मेक्सिको, या मेक्सिको के द्वार से जो लोग आए हैं, लैटिन अमेरिकी जो नागरिक हैं, उनको लेकर है। पूरा जो पूरी नाराजगी जो है उनकी, पूरी की पूरी जो नजर आती है। दूसरा क्या है कि उन्होंने जो किया है उसको लेकर अमेरिका में विरोध शुरू हो गया है, या काफी चीजें, जैसे जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं 20 के करीब, वहाँ उनका काफी कोर्ट वगैरह में वो लोग पहुंच गए हैं। आप ही ने बताया कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो मामला है, पिछले अमेरिका में 100 से अधिक सालों से जो चला आ रहा है, उसको कोर्ट ने, फेडरल कोर्ट ने उसको, उस पर स्टे कर दिया है, इंटरिम स्टे कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट हो कोर्ट सकता ने है कि हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, ने डिस्ट्रिक्ट हाँ, कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट को किया। फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किया होगा, या फेडरल जी, कोर्ट ने किया होगा, किसी कोर्ट ने किया है। जी। अब ये तमाम चीजें, और अमेरिका में भी, या जैसे हमने सुना कि एलन मस्क का रामास्वामी के साथ H1B के मुद्दे पर मतभेद हो गए, क्योंकि रामास्वामी उस हार्ड लाइन को टो नहीं करना चाहते थे जो एलन मस्क करना चाहते थे। H1B के मामले में भी हमने अभी हाल में सुना कि ट्रंप जो है, उन्होंने ये कहा है कि हमको टैलेंट की जरूरत है। हम तो एक सिलेक्टिव जो अप्रोच है H1B के मामले में, वो भी अपनाने वाले हैं। बेसिकली हमको इस 2-3 तरीकों से देखना पड़ेगा ट्रंप को, कि उनका नजरिया चीन के प्रति क्या है, उनका नजरिया यूरोप के प्रति क्या है, जैसा आपने कहा, और उनका भारत के प्रति कैसा है, वो जो आपने कहा, और अमेरिका में उनकी नीतियों को लेकर क्या चल रहा है। देखिए, यूरोप के प्रति उनका नजरिया अलग किस्म का है। वो काफी समय से नाटो को लेकर अपने रिजर्वेशंस बताते रहे हैं, और वो उनकी धमकियां यहाँ तक है कि वो नाटो से विड्रॉ कर लेंगे अमेरिका को, अगर यूरोपीय देश नाटो में अपना कंट्रीब्यूशन उस तरह से नहीं देते हैं, तो अमेरिका उसका खर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, जैसे कि उन्होंने WHO से कर लिया और पेरिस अकॉर्ड से कर लिया ट्रम्प साहब ने। चीन को लेकर उनके रिजर्वेशंस हैं काफी, जो वो टैरिफ्स
बहुत लगाना चाहते हैं। अभी उन्होंने केवल मेक्सिको और कनाडा के संदर्भ में टैरिफ्स, हाई टैरिफ्स की घोषणा की है, पर वो चीन को लेकर अभी कुछ सामने नहीं आया। वो लगाएंगे, वो कितना लगाएंगे, किन उत्पादों पर लगाएंगे, क्योंकि अमेरिका के जो बाजार हैं या मार्केट्स हैं, वहाँ चीन के जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो काफी डंप कर दिए गए थे। अब जो है इनका जो पूरा जोर है वो पेट्रोल पर जाने का है, पेट्रोल पर जाने का है पूरा का पूरा। और उसके लिए वो ऑयल के मामले में, एनर्जी के मामले में अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। वो उन्होंने इसीलिए क्लाइमेट चेंज से, मतलब माइनिंग में भी जाना चाहते हैं और ड्रिलिंग में भी जाना चाहते हैं। उन्होंने क्लाइमेट चेंज से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। देखिए, हमारी पूरी चिंता जो है भारत को लेकर ज्यादा है, और भारत को लेकर हमारी चिंताएं दो तीन तरह की हैं। एक तो चिंता ये है कि जो हमारे भारतीय नागरिक हैं वहाँ जो अवैध रूप से रह रहे हैं या लीगली रह रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, उनका क्या होगा, या वो कैसा महसूस कर रहे हैं। दूसरा ये है कि भारत के साथ संबंध कैसे रहेंगे। खासकर हम देख रहे हैं मोदी जी के संदर्भ में हम पूरी की पूरी चर्चा कर रहे हैं कि वो किस तरह से पेश आते हैं। खासकर जब से ये हुआ कि मोदी जी को उन्होंने बुलाया नहीं, जयशंकर गए तो उनको उतना सम्मान नहीं मिला, अंबानी दंपत्ति को ज्यादा अहमियत मिली। ये पूरी की पूरी डिबेट्स जो हैं इस पर केंद्रित रही। मैं इसको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता हूं कि उन्होंने मोदी जी को नहीं बुलाया, या जयशंकर को कहाँ बैठना पड़ा, या अंबानी को कहाँ बैठना पड़ा। पूरी की पूरी जो एक समय, अगर आप देखें, 200 बिलियन डॉलर्स के करीब की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है, उसके जो लोग हैं जिस पर कैप्चर है, वो तमाम ट्रंप के इर्द गिर्द हैं। ऐसे में अंबानी का होना वहाँ कोई आश्चर्य पैदा नहीं करता, क्योंकि ये पूरी पूंजीपतियों का साम्राज्य अमेरिका में स्थापित हो रहा है। मैंने पहले कहा है एक बार कि ट्रंप की मोदी जी के प्रति नाराजगी हो सकती है, क्योंकि जब मोदी जी गए थे अमेरिका अपनी पिछली विजिट में, जब चुनाव की पूर्व संध्या पर गए थे, तो उनके वहां जाने के पहले ट्रंप ने कहा था कि मोदी इज माय फ्रेंड एंड इज कमिंग टू मीट मी। और राहुल गांधी की यात्रा के पहले गए थे वो, मोदी जी तो उसी दौरान गए थे। तो मोदी जी वहां 3 दिन रुके, 3 4 दिन रुके, 3 दिन रुके मेरे ख्याल से, पर वो ट्रंप से नहीं मिले। और उसके बारे में ये सफाई ये दी गई कि वो अपने इतना व्यस्त कार्यक्रम था कि वो समय नहीं निकाल पाए। हालांकि वो बाइडेन के गांव पहुंच गए, कि शहर पहुंच गए। तो वो एक किस्म का उस समय ये हवा थी कि ट्रंप हार भी सकते हैं और कमला हैरिस जीत भी सकती है। ट्रंप क्या है, थोड़े से उस मामले में एक वेंजेंस वाले व्यक्ति हैं, कि वो बहुत गुस्से में, जिनको कहना चाहिए एकदम आ जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। पर हमको एक नजरिया ये भी रखना पड़ेगा कि अमेरिका का भारत के बिना काम नहीं चल सकता, किसी भी तरीके से नहीं चल सकता। जैसे मैं आपको कहूं तो हमको अमेरिका को हथियार अगर बेचना है इस एशियन सब कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया के बड़े मुल्क में, तो किसको बेचेगा? चीन को नहीं बेचेगा अमेरिका। रूस के खिलाफ वैसे ही प्रतिबंध लगा रखे हैं यूक्रेन के मामले के बाद। कौन सा देश बचता है जिसको अमेरिका की जो हथियार की इंडस्ट्री है वो अपना सर्वाइवल ढूंढेगी? दूसरा मुद्दा यह है कि भारत जो है कोई 35 करोड़ 40 करोड़ मिडिल क्लास का बहुत बड़ा मार्केट है, और अमेरिका का पूरा जो खपत है, सामान है, कंज्यूमर गुड्स हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, वो तमाम चीजें जो हैं वो ट्रंप को भी पता है, वहाँ के एलन मस्क को भी पता है कि भारत के बिना उनका काम नहीं चल सकता।
अमेरिका में कोई 30 से 40 लाख लोग भारतीय हैं। आप इलीगल रहने वाले लाख, 2 लाख, 5 लाख लोगों को छोड़ दें, पर सब लोग बहुत जबरदस्त तरीके से वहां अमेरिका को प्रॉस्पर कर रहे हैं और बड़े बड़े पदों पर हैं। आप नाम लीजिए, सुंदर पिचाई का लीजिए, सत्य नडेला का लीजिए, कई लोग हैं जो वहां उच्च पदों पर बिल्कुल। आसीन हैं। तो अमेरिका का काम भारत के बिना चल नहीं सकता। वो मोदी को नाराज कर सकते हैं, थोड़ा सा वो टेस्ट कर रहे हैं मोदी के धैर्य को, पर आपने देखा कि बहुत ओवर रिएक्ट नहीं किया इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने या मोदी ने। अगर उस तुलना में देखें कि उन्होंने चुनाव परिणाम ऑफिशियली आने के ठीक पहले ही ट्वीट कर दिया था, मोदी ने उनको जीत की बधाई दे दी थी। उस परिप्रेक्ष्य में अगर हम डेवलपमेंट को देखें तो ऐसा लगता है कि मोदी जी की इंसल्ट की उन्होंने या सम्मान किया। नहीं, अभी भी उन्होंने जो बधाई का संदेश दिया उसका कोई जवाब नहीं आया ट्रम्प की तरफ से। उन्होंने अपनी नहीं तरफ से मैं दे सब दिया, 3-4 दिन हो गए, लेकिन कहीं कुछ कोई ट्वीट कुछ नहीं है ट्रम्प की तरफ से। नहीं मैं उसको कोई बहुत बड़ी घटना इसलिए नहीं मान रहा हूं कि वो हमारे पूरे के पूरे भारतीय प्रशासन के धैर्य की को टेस्ट कर रहे हैं कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं। आपने देखा कि उन्होंने, ट्रंप ने पहले घोषणा की थी कि भारत के खिलाफ टैरिफ्स, बड़ी टैरिफ्स लगाने वाले, जी। जो भारत वहां से अमेरिका, भारत का जो माल अमेरिका जाएगा उस पर बहुत बड़ी टैरिफ्स होंगी। उसकी घोषणा अभी उन्होंने नहीं की है। उन्होंने जो ट्रेड को लेकर जो ट्रेड वॉर है भारत के साथ, वो अभी शुरू नहीं किया है। मुझे लगता है कि वो, अच्छा इसमें बहुत सारी चीजें मुकेश जी ये है कि मोदी कितना झुकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए। वो अपॉर्चुनिटी ये है कि वो जिस तरह का अमेरिका या ट्रंप दबाव डालना चाहते हैं, वो दबाव ये डालना चाहते हैं कि आप ब्रिक्स को तोड़ दीजिए। मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया है जिसमें चीन है, रूस है, साउथ अफ्रीका है, भारत है, भारत जी। लीडिंग पोजीशन में है, ब्राजील है, तो वो उसको अमेरिका एक खतरे के तौर पर देखता है कि एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका को चुनौती देने के लिए खड़ा हो रहा है और जो अपनी करेंसी की भी बात कर रहा है। तो क्या ब्रिक्स के जो देश हैं, वो जिसमें भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भी बहुत सारे नए लोग जुड़ना चाहते हैं, वो क्या झुक जाएंगे या कि हाँ ठीक है। तो इसलिए देखिए, हमारा जो अतीत है उसमें अगर आप जाएं तो इंदिरा जी ने रेगन के सामने हथियार नहीं डाले। उन्होंने बिल्कुल आ, किसी बिल्कुल, तरह से ना झुकी नहीं। निक्सन के तो सामने ना रेगन के सामने। हाँ, जी। न रेगन के सामने भी नहीं रुकी। तो हमारी यहाँ की जो, और दूसरा ये कि रूस के साथ हमारी जो नजदीकी है, मैं रूस की व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, रूस के अधिनायकवाद की नहीं कर रहा हूँ, कोऑपरेशन की जो बात कर रहा हूँ, नेहरू के जमाने से थी। और रूस के साथ संबंधों को राहुल गांधी ने भी एंडोर्स किया है कि कांग्रेस ने जो मोदी सरकार की रूस के प्रति पॉलिसी है उसको एंडोर्स किया है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, और भारत बोल चुका है कि हम जो इलीगल हमारे लोग हैं 18,000 के करीब आप बता रहे हैं, उनको हम वापस लेने को तैयार हैं। ले लेंगे, ठीक है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम ट्रंप को, और मैं एक बड़ी चीज जो देख रहा हूं कि अगर जैसा आपने कहा कि वो फौज का इस्तेमाल कर रहे हैं, फोर्स का कर रहे हैं, मिलिट्री का कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, उन्होंने शिकागो से शुरू की है अपनी मुहिम, क्योंकि वहां अधिकतर ग्रीनलैंड पर लोग, कब्जा करने तक की बात कर रहे हो, अगर खरीद नहीं पाए तो देखिए कब्जा करने की बात भी कर देखिए रहे हो। ग्रीनलैंड का उन्होंने जिक्र तक नहीं किया अपने पूरे भाषण में। उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर कोई कमेंट नहीं की। उन्होंने, डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने जो पुष्टि की है इस बारे में, वो ग्रीनलैंड के लोगों ने पुष्टि की है। ग्रीनलैंड के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उन्होंने
ट्रम्प का पूरा भाषण सुनने के बाद ये कहा कि ग्रीनलैंड की उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। हाँ, उन्होंने भाषण में मेक्सिको की जो खाड़ी है उसको गल्फ ऑफ मेक्सिको कर दिया और पनामा की नहर को पर कब्जा करने की उन्होंने बात। ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कोई, मैं वही कह रहा हूं आपको कि उनके जो 21 जनवरी के या 22 जनवरी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स थे, अगर आप उनको, उसमें आप एक मेल्ट डाउन देख सकते हैं। जैसे आप अगर मोदी जी का कार्यकाल देखें तो मोदी जी पहले कार्यकाल जैसे ही आए, उन्होंने जो घोषणाएं की थी पहली, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। उन्होंने दूसरे कार्यकाल में भी कुछ नहीं किया कि वो इतने क्रांतिकारी परिवर्तन कर देंगे, ये कर देंगे।